हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में पर्पस क्या है, टाइप्स क्या है ट्यूब के, कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे मेंटेन करना है, ट्यूब फीडिंग कैसे करवानी है, तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है इसको हम क्या बोलते होते हैं, इसको हम राइल्स ट्यूब भी बोलते हैं। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड राइल्स ट्यूब। ठीक है। जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है इसका मतलब क्या होता है, नेजो नेजो मीन्स होता है नोज, और गैस्ट्रो मीन्स होता है स्टमक। यानी कि नोज के थ्रू हम स्टमक के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं ट्यूब को, तो दैट इज कॉल्ड नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है। पर्पस क्या है, इसको या तो हम गैस्ट्रिक गवाज में यूज करते हैं या फिर गैस्ट्रिक लवाज के लिए यूज करते हैं। गैस्ट्रिक गवाज का मतलब होता है फीडिंग द पेशेंट। अगर हमने पेशेंट को फीड करवाना है, फीड देनी है, तो उसके लिए एनजी ट्यूब हम डालते होते हैं। और गैस्ट्रिक लवाज का मतलब होता है एस्पिरेशन। अगर हमने जो स्टमक के अंदर कंटेंट है उनको एस्पिरेट करना है, या फिर हमने सक्शनिंग करनी है, या फिर हमने इरिगेशन करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। तो गैस्ट्रिक गवाज हम अगर फीड करवाना है, पेशेंट को फीड देनी है, गैस्ट्रिक गवाज करना है, तो किन केसेस में करेंगे हम पेशेंट को, अगर पेशेंट सीवियरली माल नरिश्ड है, एंडोट्रेकियल इंटुबेशन कर रखा है पेशेंट को हमने, और या फिर पेशेंट अनकॉन्सियस है, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, पेशेंट को एनजी ट्यूब है वो इंसर्ट करते होते हैं और उसी के थ्रू जो है फीड देते हैं। ठीक है। गैस्ट्रिक लवाज हम कब करते होते हैं, जब पेशेंट कोई टॉक्सिन इंजेस्ट कर लेता है, तो उन टॉक्सिन्स को हम क्या करते होते हैं, फिर एस्पिरेट करके बाहर निकालते हैं, तो वहां पे हम गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। ठीक है। या फिर स्टमक के अंदर हमने सक्शनिंग करनी है या फिर इरिगेशन करनी है, तो वहां भी हम कौन सी ट्यूब यूज करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज के लिए हम एनजी ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक एनालिसिस करते हैं हम। तो गैस्ट्रिक एनालिसिस जब हम करते हैं तो गैस्ट्रिक कंटेंट्स को एस्पिरेट करके बाहर निकालते हैं और उनकी पीएच देखते हैं कि पीएच उनकी कितनी है। ठीक है। तो गैस्ट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, हम क्या मेजर करते हैं, हम पीएच देखते होते हैं कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उनकी पीएच कितनी है। अगर उनकी पीएच लेस देन 4 है, तो इसका मतलब जो कंटेंट है वो क्या है, एसिडिक है। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल्स, क्या क्या हमें जरूरत होती है अगर एनजी ट्यूब हमें इंसर्ट करनी है, तो हमें कौन कौन से आर्टिकल्स की नीड होती है। तो यहाँ पे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हमें चाहिए होगी 8 से 12 फ्रेंच की, स्टेथोस्कोप चाहिए हमें, वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट जेली चाहिए, 60 ml की सीरिंज चाहिएगी हमें, पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप चाहिएगी, ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, एमएसएस बेसिन चाहिए अगर पेशेंट वॉमिटिंग कर देता है बीच में, टावल चाहिए, क्लीन ग्लव्स चाहिए हमें, यहाँ पे सक्शन इक्विपमेंट्स चाहिए, पेशेंट कई बार एस्पिरेट कर लेता है, पेन लाइट चाहिए, और साथ में हमें क्या चाहिए, टंग ब्लेड चाहिए। तो ऑल दीज आर आर्टिकल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एनजी ट्यूब इंसर्शन। तो ये सारे आर्टिकल्स की हमें जरूरत होती है। उसके बाद जो एनजी ट्यूब होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है लेविन ट्यूब, एक होती है स्लिम ट्यूब। तो लेविन ट्यूब जो होती है, दिस इज सिंगल ल्यूमेन ट्यूब, और जो स्लिम ट्यूब होती है दिस इज डबल ल्यूमेन ट्यूब। ये डबल ल्यूमेन होती है। उसके बाद जो इंटेस्टाइनल ट्यूब होती है, उसमें जो इंटेस्टाइन के अंदर डालते हैं हम नोज के थ्रू, तो उसमें आती है हमारी कैंटर ट्यूब आती है और मिलर ट्यूब आती है। जो कैंटर ट्यूब होती है इसको हम क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल डीकम्प्रेशन के लिए होती है, इंटेस्टाइनल डीकम्प्रेशन के लिए होती है ये ट्यूब। और जो मिलर ट्यूब होती है ये किसके लिए होती है, ये सक्शनिंग या फिर इरिगेशन के लिए डाली जाती है। सक्शनिंग या फिर इससे हम क्या करते होते हैं, इरिगेशन करते हैं। ठीक है। फिर इसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब होती है, जो इसोफेगस के अंदर हम डालते हैं, इसको हम सेंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब बोलते हैं। जो सेंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब होती है ये ट्रिपल ल्यूमेन ट्यूब होती है, दिस इज ए ट्रिपल ल्यूमेन ट्यूब, ट्रिपल ल्यूमेन ट्यूब होती है। और किस केस में डालते होते हैं, जो सेंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब होती है ये हम डालते होते हैं अगर पेशेंट को इसोफेजियल वेरिसिस हो रखी है, इसोफेजियल
वेरिसिस के केस में हम डालते हैं। इसोफेजियल वेरिसिस में क्या होता है, जो इसोफेगस होती है उसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम ये ट्यूब जो है वो इंसर्ट करते हैं, और ये ट्रिपल ल्यूमेन ट्यूब होती है जो इंसर्ट की जाती है इसोफेगस के अंदर टू स्टॉप द ब्लीडिंग। उसके बाद लवाज ट्यूब होती है। लवाज ट्यूब में हमारी इवॉल्व ट्यूब और लिवैक्यूएटर ट्यूब आती है। इवॉल्व ट्यूब और लिवैक्यूएटर ट्यूब, इनके थ्रू हम क्या करते होते हैं, लवाज करते हैं। जो इवॉल्व ट्यूब होती है ये सिंगल ल्यूमेन की होती है, और जो इवैक्यूएटर ट्यूब होती है ये हमारी डबल ल्यूमेन की होती है। जो डबल ल्यूमेन ट्यूब होती है उसमें हम साथ में क्या कर सकते हैं, सक्शनिंग या फिर इरिगेशन कर सकते हैं एक ल्यूमेन से, और एक ल्यूमेन से हम क्या कर सकते होते हैं, पेशेंट को फीड भी दे सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल लवाज ट्यूब होती है, इवाल्ड वाली सिंगल ल्यूमेन होती है, और जो लिवेक्युलेटर होती है वो डबल ल्यूमेन की होती है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा साइज आता है कि साइज क्या होता है एनजी ट्यूब का, साइज ऑफ एनजी ट्यूब। तो इसमें जो साइज होता है, सबसे पहले हमारा जो साइज होता है, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो। ठीक है, ये हमारे साइज होते हैं एनजी ट्यूब के। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम साइज देखें तो जो ब्लैक होती है ये हमारी कितनी होती है, 8 नंबर, ये 10 नंबर होती है, ये हमारा 12 नंबर होती है, 12 फ्रेंच, ये 14। ऑरेंज जो होती है ये 16 नंबर की होती है, रेड जो होती है 18 नंबर की होती है, और येलो जो होती है वो हमारी 20 नंबर की होती है। ठीक है, जो ये ब्लैक वाली होती है ये हम नियोनेट में डालते होते हैं, ये 10 नंबर की हम इन्फेंट्स में डालते हैं, 12 से 14 नंबर की हम चिल्ड्रंस में डालते हैं, और 16 नंबर की हम अडल्ट फीमेल में डालते हैं, और ये हम किस में डालते हैं, अडल्ट मेल में डालते हैं। ठीक है, ये कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग साइज है और कौन सी किस में हम यूज करेंगे एनजी ट्यूब को। उसके बाद हमारा आता है इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब। ये एनजी ट्यूब को हम कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब, कैसे हम एनजी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, कौन सी पोजीशन देंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे हम करेंगे इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब। तो अगर हम एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को जो पोजीशन हम देते होते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे के सारे आर्टिकल्स हैं वो कलेक्ट करेंगे, और सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, पेशेंट की आईडी देखेंगे, चेक आईडी ऑफ द पेशेंट। फिर आईडी चेक करने के बाद आप क्या करोगे, एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड टेक कंसेंट ऑफ द पेशेंट, एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड टेक कंसेंट। कंसेंट आपने ले लिया, फिर हम सारे आर्टिकल कलेक्ट करके क्या करेंगे, पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन देते हैं इंसर्ट करने के लिए। हाई फाउलर पोजीशन इज गिवन टू द पेशेंट। हाई फाउलर पोजीशन देने के बाद हम क्या करेंगे, जब एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते होते हैं तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट पहले लेंथ मेजर करेंगे। लेंथ हम मेजर करेंगे फ्रॉम टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब एंड ईयर लोब टू जिफॉइड प्रोसेस, ईयर लोब टू जिफॉइड प्रोसेस। ये हमने लेंथ मेजर कर ली। यहाँ पे नोस्ट्रिल से हम ईयर लोब तक और ईयर लोब से जिफॉइड प्रोसेस तक जो लेंथ है वो मेजर करेंगे एनजी ट्यूब की। हाई फाउलर पोजीशन हमने दे दी है, लेंथ हमने मेजर कर ली है। उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल में, हम इंसर्ट करते होते हैं एज कंपेयर टू राइट नोस्ट्रिल। राइट में नहीं करेंगे क्योंकि जो राइट में सेप्टम डेविएशन होती है उस वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट को एपिस्टेक्सिस हो सकती है, नोज ब्लीड हो सकती है, तो इसीलिए हम राइट नोस्ट्रिल को अवॉइड करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल के अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने से पहले नोस्ट्रिल को क्लीन करते होते हैं, 1% सोडा बाई कार्बोनेट के साथ हम क्लीन करेंगे नोस्ट्रिल को।
1% सोडा बाइकार्बोनेट से क्लीन करके लेफ्ट नोस्ट्रिल के अंदर इंसर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड हम इंसर्ट करेंगे। बीच में अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या चोकिंग हो जाती है, पेशेंट को बीच में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रखी है या फिर पेशेंट को चॉकिंग है, कफिंग है, तो हम क्या करेंगे? स्टॉप द प्रोसीजर, वेट करेंगे कुछ टाइम के लिए जब तक पेशेंट नॉर्मल नहीं हो जाता। और हम क्या करेंगे? तब तक जो ट्यूब है उसको आगे इंसर्ट नहीं करेंगे। पूरी ट्यूब आपने बाहर नहीं निकालनी है, वहीं पे थोड़ा सा पीछे करके ट्यूब को हमने क्या करना है? वहीं पे वेट करना है। ठीक है, तो ये पीछे से जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उसमें इंसर्ट करेंगे और राइट हैंड से हम पीछे से हेड को सपोर्ट देंगे, हेड को सपोर्ट करके पकड़ लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से डाउनवर्ड और बैकवर्ड जो है वो इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द इंसर्शन ऑफ द एनजी ट्यूब। उसके बाद हमारा आता है इंसर्शन के बाद चेक द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब। प्लेसमेंट हम ट्यूब की कैसे चेक करेंगे? प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। अगर हमें ट्यूब की प्लेसमेंट चेक करनी है तो जो सबसे बेस्ट मेथड होता है प्लेसमेंट चेक करने के लिए, दैट इज द बाय एक्सरे मेथड। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब। लेकिन एक्सरे जो है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम करवा नहीं सकते, और जो एक्सरे करवाना है वो इतना इजिली नहीं होता ट्यूब डालने के बाद। तो हम क्या करते होते हैं, अगर नर्सेज ट्यूब डाल रही है तो उसमें हम क्या करते होते हैं, ट्यूब डाल के एस्पिरेट करके देखेंगे। और अगर पीएच जो है दैट इज लेस देन 4 तो एसिडिक मीडियम है, और जो ट्यूब है हमारी वो किसके अंदर गई है? हमारी स्टमक के अंदर गई है। ठीक है, तो हम एस्पिरेट निकाल लेंगे और जो स्ट्रिप होती है पीएच चेक करने की 1 ml उसके अंदर डाल के हम पीएच चेक करेंगे। अगर पीएच एसिडिक है तो इसका मतलब हमारी जो ट्यूब है वो स्टमक के अंदर गई है। ठीक है, तो इस करके एस्पिरेट करके हम चेक करते होते हैं। अगर नर्सिंग प्रायोरिटी पूछते हैं तो उसमें हम एक्सरे नहीं करवा सकते, तो उसमें हम क्या करेंगे? एस्पिरेट करेंगे कंटेंट्स को, उसकी पीएच देखते होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते होते हैं? 10 ml एयर है जो सिरिंज में वो इंसर्ट करेंगे एनजी ट्यूब के अंदर, और एक वुस्प साउंड आती है, एक वुस्प साउंड हमें सुनाई देगी अगर स्टेथोस्कोप से हम देखेंगे और एयर इंसर्ट करेंगे एनजी ट्यूब के अंदर, तो एक वुस्प साउंड हमें स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है। तो इससे भी हमें प्लेसमेंट का पता लग जाता है कि जो एनजी ट्यूब है वो उसकी जो प्लेसमेंट है वो हमारी सही जगह पर है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं मोस्ट प्रेफरेबल मेथड कौन सा है? सबसे एक्सरे मेथड जो है सबसे एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, इसके अलावा अगर एक्सरे प्रिस्क्राइब नहीं है तो पीएच जो कंटेंट है स्टमक के वो एस्पिरेट करके देखेंगे। पीएच अगर कम है उसकी 4 से एसिडिक मीडियम है तो इसका मतलब जो ट्यूब है वो स्टमक के अंदर है। और इसके अलावा हम क्या करते होते हैं? 10 ml जो एयर होती है वो इंसर्ट करते हैं एनजी ट्यूब के थ्रू, और वो साउंड अगर हमें आ रही है स्टेथोस्कोप से उसको सुनेंगे, तो अगर सुनाई दे रही है हमें तो हमारी जो ट्यूब की प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सही जगह पर है। ठीक है, तो ये था हमारा प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब हमने कैसे चेक करनी है। उसके बाद हमारी आती है ट्यूब फीडिंग। पेशेंट को फीडिंग हम कैसे करवाएंगे? तो जो ट्यूब फीडिंग हम करवाते होते हैं पेशेंट को, तो इसमें जो पोजीशन हम पेशेंट को देंगे दैट इज द सेमी फाउलर पोजीशन हम पेशेंट को देते होते हैं। सेमी फॉलोअर पोजीशन देंगे ट्यूब फीडिंग अगर हम पेशेंट को करवा रहे हैं। तो ट्यूब फीडिंग अगर हम करवा रहे हैं पेशेंट को तो उसमें हम क्या करते होते हैं? सबसे पहले एस्पिरेट करके देखते होते हैं कि हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, और जितनी भी हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है जो हमने चेक की है, जो बाहर निकाली है, उसको हम क्या कर देते होते हैं? दोबारा से री इंसर्ट कर देते हैं। जो हमने एस्पिरेट करके कंटेंट बाहर निकाला है फीड देने से पहले, उसको हम री इंसर्ट कर देंगे। अगर री इंसर्ट हम नहीं करेंगे तो इट विल कॉज द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस।
मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कोज करेगा ये, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हम गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकाल लेंगे तो उस केस में क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, इसीलिए जितनी भी रेजिडुअल वॉल्यूम है वो हम क्या करेंगे, वापस रीइंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसका क्या है, अगर हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम है, हमें लग रहा है कि जो पेरिस्टालसिस है वो कम है, तो उस केस में हम फीड पेशेंट को देनी है या नहीं देनी है, तो वो चीज हम कैसे देखेंगे। इफ पेरिस्टालसिस इज स्लो, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो स्लो है, तो हम क्या करते होते हैं उस केस में, पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो है तो एस्पिरेट करके देखेंगे, और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है इफ इट इज मोर देन 100 ml, तो हम क्या करते होते हैं, पेशेंट को फीड नहीं देंगे। 100 ml से रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा है तो पेशेंट को फीड हमने नहीं देनी है, क्योंकि अगर आप फीड पेशेंट को दोगे तो क्या होगा, पेशेंट को रीगर्जिटेशन हो सकती है, तो इसीलिए हम उस केस में पेशेंट को फीड है वो नहीं देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, हाई फाउलर पोजीशन देनी है फीड देते हुए, और रेजिडुअल वॉल्यूम को हमने क्या करना है, दोबारा से रीइंसर्ट कर देना है, उसको हमने डिस्कार्ड नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ट्यूब फीडिंग के बाद कि जो पेशेंट है, एनजी ट्यूब अगर उसको डली हुई है पेशेंट को, तो उसको हमने मेडिसिन देनी है। ठीक है, मेडिसिन हमने पेशेंट को देनी है, तो हम कैसे देते होते हैं, टैबलेट है तो उसको क्रश करेंगे अच्छे से, और क्या करेंगे, 15 to 20 ml वाटर के साथ उसको डाइल्यूट कर लेंगे, और डाइल्यूट करने के बाद हम ट्यूब के थ्रू देंगे। ठीक है, उसके बाद जो सिरिंज है, हमारी ट्यूब के अंदर जो सिरिंज हमने डाल रखी है, उसमें से वाटर के साथ उसको हम फ्लश कर देंगे, फीड देने के बाद भी और मेडिसिन देने के बाद भी, ताकि जो ट्यूब है वो क्लियर हो जाए। तो मेडिसिन क्रश करके हमने डाइल्यूट कर दी है, हमने सिरिंज के थ्रू जो है वो मेडिसिन दे दी है एनजी ट्यूब के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, फ्लश द एनजी ट्यूब विद वाटर, फ्लश द एनजी ट्यूब विद वाटर। हमने फ्लश कर दिया है एनजी ट्यूब को वाटर के साथ, और हम क्या करते होते हैं, उसके बाद 30 to 60 मिनट के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, क्लैंप कर देते हैं। 30 to 60 मिनट के लिए हम उसको क्लैंप करके छोड़ देंगे, क्योंकि क्या होगा, अगर हम क्लैंप नहीं करेंगे तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू हम सक्शनिंग करते होते हैं कई बार, के बाद अगर हमने ट्यूब को रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ द ट्यूब, तो हम क्या करेंगे, ट्यूब को अगर हमें रिमूव करना है तो हम पेशेंट को बोलते हैं डीप ब्रीथ करने के लिए, आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, डीप ब्रीथ करने के लिए बोलेंगे, और ब्रीथ को होल्ड करने के लिए बोलते हैं, इसको हम बोलते होते हैं वॉल्सैल्वा मैनुअर, वॉल्सैल्वा मैनुअर इसको हम बोलते हैं। तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि जब हम निकालते हैं कि इसको डीप ब्रीथ करना है, जब हम ट्यूब निकाल रहे हैं और उसको होल्ड करके रखना है, क्योंकि क्या होता है, ट्यूब के अंदर जो कंटेंट होता है, कई बार अगर पेशेंट नॉर्मली ब्रीथ करेगा तो उनको एस्पिरेट करने का रिस्क होता है, इसीलिए हम पेशेंट को होल्ड करने के लिए बोलते हैं ब्रीथ को रिमूव करते हुए, और 3 to 5 सेकेंड में हम क्या करेंगे, जो एनजी ट्यूब है उसको रिमूव करके निकाल देते हैं। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, एनजी ट्यूब निकालने के बाद पेशेंट को नॉर्मल फीड देने से पहले पेशेंट का हम चेक करेंगे गैग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स हम चेक करते होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को थोड़ा सा सिप ऑफ वाटर दे के देखते हैं स्टार्टिंग में, और पेशेंट अगर नॉर्मल swallowing रिफ्लेक्स है तो इसका मतलब गैग रिफ्लेक्स है पेशेंट का वो नॉर्मल है, और हम नॉर्मल डाइट है जो पेशेंट की वो स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में पेशेंट को लिक्विड देंगे, और धीरे धीरे जो है वो सॉलिड डाइट हम पेशेंट को देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आफ्टर चेकिंग द गैग रिफ्लेक्स ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो ये हमारा एनजी ट्यूब के बारे में था। उसके बाद हमारा आता है कि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है और उसको एनजी ट्यूब डली हुई है, तो पेशेंट की ओरल केयर हमें कैसे करनी है। तो उस पेशेंट की, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, 4 आवरली हम उस पेशेंट की ओरल केयर करेंगे, और कौन सी पोजीशन में हम करते होते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर हम ओरल केयर है जो पेशेंट की वो करेंगे, अगर पेशेंट को एनजी ट्यूब डली हुई है तो 4 आवरली हमें उसकी ओरल केयर करनी होती है।
ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है, अगर एनजी ट्यूब जो होती है वो हम इंसर्ट कर रहे हैं तो वहां पे हम वाटर सोल्यूबल जेली हमने हमेशा यूज करनी है। वहां पे ऑयल्ड बेस्ड जेली हमें यूज नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है, अगर ऑयल्ड बेस्ड जेली हम यूज करते हैं तो वहां पे केमिकल निमोनिया होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पेशेंट उसको एस्पिरेट कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज का भी हमने ध्यान रखना है कि अगर एनजी ट्यूब हम डाल रहे हैं तो इंसर्ट करते हुए हमें क्या करना है, हमेशा वाटर बेस्ड जेली का ही यूज करना है। और 3 to 4 इंच पे जो जेली है वो हमें लगानी है आगे टिप पे, और उसके बाद ही उसको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। एनजी ट्यूब अगर पेशेंट को डली हुई है, फीड कैसे देनी है, कैसे उसको मेंटेन करके रखना है, कैसे ट्यूब को हमने रिमूव करना है, तो ऑल दैट इज दिस इज ऑल अबाउट द एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार साइज पूछते हैं, एनजी ट्यूब का साइज क्या है। ठीक है, कई बार जो क्वेश्चन आता है पोजीशन के ऊपर आता है, कौन सी पोजीशन हम इंसर्शन के ड्यूरिंग देंगे, कौन सी पोजीशन है वो फीडिंग के ड्यूरिंग देंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में। तो ज्यादा से ज्यादा जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपसे लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।